हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो इस डिजिटल जीके क्लासेस पे सारी आपकी जो सीटेट की क्लासेस हैं फ्री में होती हैं। तो इस फ्री के बदले बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और लोगों तक रीच पहुंचती है। ठीक है, तो जो अभी रिसेंटली सीटेट ने पेपर कराया था जुलाई जनवरी 2023 में, उसी का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये 20 जनवरी 2023 का पेपर है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स के साथ भी हम इसको डिस्कस करेंगे और अलॉन्ग विद सम लाइक अगर आपको इसमें कोई ट्रिक लगाना होगा तो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ें होंगी सिक्वेंशियल मैनर में होती हैं, एक ही क्लास में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ए एंड बी आर डिजिट्स, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको इसमें से क्या ट्रू है ये बताना है कि ए और बी की वैल्यू बतानी है। देखिए ठीक, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ बड़ा वाला 6 2 3। यहाँ पे आ रहा है कि 4 1 और ए। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, बी 0 और 8 दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या करें, आप मिडिल वाले को देखिए, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। तो आप सोचिए ना जरा, यहाँ पे 0 कैसे आएगा। दो में से एक करोगे तो जीरो तो कभी आएगा नहीं। तो दो में से एक करोगे जीरो नहीं आएगा, तो इसको जीरो लाने के लिए क्या होगा, दो की जगह एक करना पड़ेगा, तभी तो जीरो आएगा। जब आप यहाँ पे एक कर दोगे तो एक कहाँ गया, एक क्या होगा कि ये अपने बाएं साइड वाले को हासिल दे देगा ना। ऐसे ही तो करते हो जब आप माइनस करते हो, जब कोई माइनस नहीं होता तो आप उसके बगल वाले से एक हासिल ले लेते हो। तो ऐसे ही ये क्या किया, एक में से एक गया जीरो हो गया। अब ये क्या करे, एक इसके पास एक्स्ट्रा बच गया था, तो इसने क्या कर दिया, तीन को हासिल दिया। अब ये तुम इसको यूज कर लो, तो जब तीन इसको यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और यहाँ पे ए है और आपको घटाने पे कितना आ जा रहा है, 8 आ रहा है। तो ए की वैल्यू आपकी क्या होगी, 5 ही तो होगी। ए की वैल्यू जब 5 ही होगी तभी तो आप 13 में से 5 माइनस करोगे तो 8 आएगा ना। तो ए की वैल्यू 5 किस में किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं इधर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक में से एक का चला गया, जीरो हो गया। इधर तो कुछ नहीं बचा ना, तो ये तो एज इट इज माइनस हो जाएगा। 6 में से 4 जब आप माइनस करोगे तो वी की वैल्यू 2 आ जाएगा, क्योंकि इसको तो किसी चीज़ की जरूरत है नहीं। यहीं सारा मामला खत्म हो गया। ज़्यादा ज़्यादा क्या होता कि इस दो को भी हासिल की जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पे हासिल की जरूरत है नहीं। वन में से एक चला गया था, जीरो हो गया था, तो यहाँ पर एज इट इज 6 और 4 बच गया था, 6 में 4 गया, 2 हो जाएगा। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो वी की वैल्यू 2 हो जाएगी और ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा बस आपको सोचना है, पूरा एकदम सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, बस आपको ध्यान से देखना है कि क्या हम कैसे ट्रिक लगा सकते हैं तो हमारा आंसर निकल सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जेम्स ने क्या किया ना, कुछ फूलों को 4 स्तंभों में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि प्रत्येक स्तंभ में 6 फूल थे। यदि जलील इन फूलों को 8 स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है तो प्रत्येक स्तंभ में कितने फूल होंगे, ताकि प्रत्येक स्तंभ में फूलों की संख्या समान हो। अब बताइए, जेम्स ने कुछ फूलों को 4 स्तंभों में इस प्रकार व्यवस्थित कर रहा है ना कि प्रत्येक स्तंभ में 6 फूल हैं। तो 4 में मान लीजिए ऐसे 4 खंभे हैं, उसमें चारों में 6 के फूल हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही सब पे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने फूल हो गए, 4 स्तंभ और एक स्तंभ में 6 फूल हैं, ये टोटल 4 हैं और एक स्तंभ में 6 फूल है। तो टोटल फूल कितने हो गए आपके पास, 4 गुणे 6, टोटल आपके पास 24 हो गए। अब इन्हीं 24 को क्या करना है, जलील को ना 8 स्तंभों में व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक स्तंभ में कितने फूल होंगे। तो क्या करेगा, 24 टोटल है, इसको 8 में स्तंभ में डिवाइड, 8 स्तंभ में इसको बराबर बराबर बांटना है। तो कैसे कर दोगे, 24 को 8 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। मतलब कि प्रत्येक स्तंभ में क्या हो जाएंगे, 3 फूल होंगे। तो आपका करेक्ट आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल। आपको पहले वाले लाइन से क्या निकालना है, टोटल फूल कितने हैं, उसी फूल को इसको व्यवस्थित करना है कितने स्तंभ में। तो टोटल फूल हमारे 24 आए थे, तो 24 को क्या करोगे आप 8 से डिवाइड कर दोगे। 8 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इसको 8 स्तंभ में व्यवस्थित करना है। तो प्रत्येक स्तंभ में कितने फूल हो जाएंगे आपके, 3 फूल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 मित्र एक मिठाई की दुकान पर गए। ठीक है, जहां दुकानदार ने उन्हें 3 प्लेटों में बड़े दे दिए। ठीक है, सभी लोग जाते होंगे ऐसे दोस्तों के साथ बड़े बड़े खाने। ठीक है, तो वैसे ही गए 3 दोस्त, उन्होंने 3 प्लेटों में बड़े दे दिए। बड़ों की कुल संख्या कितनी थी, 12 थी। ठीक है, एक प्लस ये एक वाला दूसरी प्लेट प्लस तीसरी प्लेट, ये टोटल कितनी थी, 12। इसमें बड़े कितने थे, टोटल 12। प्लेटों में रखे इन बड़ों की संख्याओं को यदि उचित रूप से व्यवस्थित किया जाए तो ये 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो एक प्लेट में रखे बड़ों की अधिकतम संख्या कितनी थी। अब देखिए सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ, 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक है, अगर इसमें आप लगाने बैठोगे कि कितना कितना हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। सिंपल सा मैं फार्मूला आपको बताऊंगा, 3 क्रमागत सम संख्या आप कैसे निकालोगे। ठीक है, मान लीजिए कि पहली सम संख्या जो है वो 2x है। 2x क्यों माना, बहुत लोग बोलेंगे सर आपने x क्यों नहीं माना, 2x क्यों माना। बच्चा, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी आप रखोगे, लेट से हम 1 रख रहे हैं, तो 2x कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है,
एक्स की वैल्यू आप क्या रखोगे, 2 रखोगे तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आप 3 रखोगे तो 2x की वैल्यू कितनी आ रही, 6 मिलेगी। तो 2x रखने से आप देख रहे हो हर बार मुझे सम नंबर मिल रहा है और मुझे सम नंबर ही चाहिए। अगर x रख लेते तो केवल x की वैल्यू क्या होती, 1 2 3 हो जाती थी, आपको सम भी मिलता विषम भी मिलता। इसलिए क्या होता है कि किसी भी नंबर में आप 2 का जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमेशा वो सम नंबर देता है और हमको यहाँ पे सम नंबर ही चाहिए। तो हमने मान लिया कि पहला सम संख्या क्या है, 2x है। जब पहले 2x है तो नेक्स्ट बताइए कितना होगा, 2x + 2 ही तो होगा, क्योंकि अगर पहली 2 है तो नेक्स्ट कितनी होगी, 4 ही तो होगी ना, क्योंकि 2 में आप 2 ही तो ऐड करोगे, नेक्स्ट कितनी होगी, 6 होगी। 2 मतलब 2 आपको ऐड करते रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, पहला 2x है तो दूसरा 2x + 2 हो गया, तीसरा कितनी हो जाएगी, 2x + 4 हो जाएगी। इसमें भी 2 का ऐड कर दिया। अब यही तो कह रहा है, इन 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग होना चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 12 होना चाहिए। तो तीनों को जब आप ऐड करोगे कितना आएगा, 2x + 2x + 2 + 2x + 4 = 12। ये जोड़ दोगे तो आप कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 6, 6x आ जाएगा प्लस 2 4 6 = 12। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6x = कितना आ जाएगा, 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। हमारी x की वैल्यू 1 आ गई। जब x की वैल्यू 1 आ गई तो सिंपल आप क्या करिए, इसमें वैल्यू रख लीजिए। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, पहली वाली प्लेट में 2 हो जाएगा, इसमें आप x की वैल्यू 1 रखोगे कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तीसरे में रखोगे तो कितनी आ जाएगी, 6 हो जाएगी। और टोटल सम कितना आ रहा है, 6 4 10 2 12। तो आपको मैक्सिमम बड़ा कि इसी एक प्लेट में कितना हुआ, 6 आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, क्योंकि छोटा नंबर था, 12 था। मान लीजिए कि आपके पास 1000 दे देता, 2000 दे देता, 5000 दे देता, कहता कि इतनी इतनी टोटल इतने बड़े हैं, तो आप टोटल एक एक करके कैलकुलेट नहीं कर पाते ना। तो आपके पास एक सोल्यूशन होना चाहिए, कैसे करोगे। तो ये आपका यही सोल्यूशन है कि आप एक प्लेट में मान लीजिए कि 2x है, दूसरे में 2x + 2 है, तीसरे में 2x + 4 है। क्यों ऐसा माना, क्योंकि तीनों क्रमागत सम संख्या हैं। 2x क्या होगा, हमेशा सम संख्या होगा, तो इसका नेक्स्ट कितना होगा, 2 2 आप ऐड करते जाओगे। तो तीनों का जो ऐड करने पर आपके पास कितना आ रहा है, 12। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 1। तो तीनों का अगर वैल्यू, अगर x की वैल्यू इन तीनों में रखेंगे तो कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। तो एक प्लेट में रखे बड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 6 हो गई। तो 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा लेंदी है, बहुत लोग इसको पढ़ करके पढ़ेंगे ही नहीं, कहेंगे कि यार ये इतना लंबा क्वेश्चन है, चलो छोड़ो इसको। लेकिन पढ़िए इसको, क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, बहुत जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, काफ़ी आसान होते हैं, तो उनको देखते ही आप आंसर निकाल सकते हो। तो आप एटलीस्ट उनको पढ़िए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि लतीफ़ ने कागज़ की एक सीट पर 2 से 50 तक की संख्याएं लिखी हैं। उसने क्या किया, 2 पर घेरा लगाया तथा 2 के सभी गुणजों को काट दिया। फिर उसने क्या किया, न्यूनतम संख्या पर घेरा लगाया जिस पर घेरा नहीं लगा था, जिसे काटा नहीं गया था। फिर उसने क्या किया, इस न्यूनतम संख्या के सभी गुणजों को काट दिया। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखी गई जब तक सभी संख्याएं पूरी नहीं हो गई। अब मैं इसको आपको ना जिस्ट बता देता हूँ क्या कह रहा है। अब 2 से 50 तो मैं नहीं लिख सकता इस कॉपी पर, लेकिन मैं 2 से 10 तक का लिख के आपको दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए 2 से 50 की जगह मैं क्या लिखता, 2 से 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 12 लिख दिया। चलिए 12 तक लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि मान ली, कह रहा है कि उसने 2 पर घेरा लगाया। पहले 2 पर उसने क्या किया, घेरा लगाया। 2 पर उसने क्या कर दिया ना, घेरा लगा दिया। और क्या किया कि 2 के सभी गुणजों को काट कर दिया। 2 के गुणज कितने हैं, 4। 2 के गुणज कितना है, 6 8 10 12, ऐसे करके सबको काट दिया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, न्यूनतम संख्या पर घेरा लगाया। जब इसने काट दिया ना, सब काट दिया, 50 तक सब काटते चले गए। तो फिर उसने क्या किया, 3 को घेरा बनाया। अब 3 का क्या किया, जितने भी गुणज थे ना सबको काट दिया। ठीक है, ऐसे काट दिया। आगे कितना आ जाएगा, 15 आएगा, तो 15 को भी ये काट देगा। ठीक है, ये ऐसे प्रोसेस करता गया। ठीक है, ये प्रोसेस आपको पता है, ये प्रोसेस आपको प्राइम नंबर निकालने के लिए, अभाज्य संख्या निकालने के लिए किया जाता है। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि कब कैसे अभाज्य संख्या निकालोगे। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे, सेल्फ से कटे, वही एक अभाज्य संख्या होती है। बाकी सारे क्या होती हैं, नॉन प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, जो केवल स्वयं से कटे और खुद से कटे वो क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, अब आपको क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 17 पर घेरा लगाया गया और 17 एक अभाज्य संख्या, इसी दोनों में से आपको चूज करना है। तो आप बताइए ना कि जितने भी 2 से 50 के बीच में 17 क्या होगा, 17। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं देखते ना तो भी इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो क्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है। आपको सबको पता है कि 17 क्या होता है, एक अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो एक और 17 के अलावा किसी और से कटता नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। और तो अब देखिए क्या इस पर
कह रहा है कि 17 पर घेरा लगाया गया, 17 पर घेरा लगाया गया होगा ना, क्यों लगाया गया होगा? देखिए घेरा लगाने की कंडीशन क्या है कि सबसे पहले आप छोटी संख्या को ढूंढ रहे हैं, फिर उसके क्या करें, गुणजों को काटते जा रहे हैं, और नेक्स्ट जो भी नंबर आ रहा है उस वो घेरे में आएगा नहीं आएगा कैसे पता करेंगे? वो नंबर ऑलरेडी किसी से कटा ना हो। जैसे क्या था कि देखिए 2 को जब मैंने घेरा लगाया, सबसे छोटी संख्या 2 थी, 2 को मैंने घेरा लगाया तो जिसके भी जितने भी गुणे थे सबको मैंने काटते गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जब मेरे पास आया कि किसको घेरा लगाना चाहिए, 3 ही तो बचा ना, क्योंकि 3 बच गया था, इस ये कटा हुआ नहीं था, तो 3 पे मैंने घेरा लगा दिया था और 3 के सारे गुणज को काट दीजिए। तो ऐसे करते करते जब 17 पे हमारा नंबर आएगा तो 17 बताइए ना, 17 एक अभाज्य संख्या है ना, 17 तो किसी से कटा ही नहीं, तो ये घेरा लगाने के लिए क्वालिफाई कर ही जाएगा। इस पर घेरा आप लगा ही सकते हो। घेरा उसी पे नहीं लगेगा ना कि जो ऑलरेडी कट चुके हैं किसी के गुणज से। तो 17 जैसे मान लीजिए 15 था, 15 के बाद 17 आता है यहाँ पे, ठीक है, 15 के बाद 17 आता है, तो 3 से क्या होता है, 17 कटता भी नहीं ना, इसके आगे वाला 21 था वो तो कट जाता, ठीक है, लेकिन 17 नहीं कटता ना, तो 17 पर ऑलरेडी जा करके 17 पर आपको घेरा लगाना पड़ता, ठीक है। तो यही कह रहा है कि 17 पर घेरा लगाया गया नहीं लगाया गया, ये आपसे पूछा गया, तो ये क्या कह रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इस ऑप्शन पे जाने से पहले हमको बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जिस नंबर पे भी घेरा लग गया है वो क्या होगा, वो हमारा अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। इससे हमने आपको डिटेल में समझा दिया है कि जिस नंबर पे भी आपका घेरा लग गया उसका मतलब हो गया अभाज्य संख्या, ठीक है, क्योंकि वो नंबर है, वो नंबर स्वयं के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो बस यही आपको देख लेना है। तो 17 पर घेरा लगाया गया है, बिल्कुल लगाया गया, क्योंकि 17 पर घेरा लगा है। 17 एक अभाज्य संख्या बिल्कुल है। अब देखिए एक सत्य है तथा सेकेंड इसका सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है आपका। क्यों? 17 पर घेरा लगा है, बिल्कुल सही है। और मैंने बोला कि जिस पे भी घेरा लग गया ना वो आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। क्यों घेरा लगा, पहले तो ये सोचिए ना, घेरा इसीलिए लगाया ना क्योंकि वो नंबर किसी और के अलावा स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं है। अगर उस पर घेरा नहीं लगा होता इसका मतलब वो किसी पहले आने वाले किसी नंबर से डिवाइड हो गया होता। जैसे मैंने 4 पर घेरा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी आने वाले नंबर 2 से डिवाइड हो गया था, तो 4 पर घेरा नहीं लगा, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 17 पर घेरा लगा, इसका मतलब 17 एक हमारा अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब यही हुआ कि एक सत्य है तथा सेकेंड इसका सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो बस आप इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे कि ये जो काटने वाला सिस्टम होता है इसका यूज प्राइम नंबर कैलकुलेट करने में किया जाता है। तो जिस नंबर पे भी घेरा लग जाता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए, जिस नंबर पे भी घेरा लग जाता है वो नंबर आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। दैट्स इट, बस आपको इतना याद रखना, तो आपका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि 3 कप दे रखे हैं ए बी सी, उनके पास कुछ पेबल्स हैं, कंकड़ हैं, इक्वल साइज के हैं, इस प्रकार के यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। देखिए इसका हिंदी वर्जन ये रखा, 3 कपों ए बी सी में समान माप के कंकड़ इस प्रकार रखे जा सकते हैं कि ए में 4 कंकड़ रखे हैं, बी में 6, सी में 12। किसी गड्ढे को भरने के लिए सी का उपयोग 2 बार किया जाता है, ठीक है। गड्ढे को भरने के लिए सी का उपयोग 2 बार किया जाता है। मान लीजिए कोई गड्ढा है हमारा, ये होल है, ठीक है। इस गड्ढे को भरने के लिए सी का उपयोग किया जाता है। सी का उपयोग कितने में किया, 2 बार किया जाता है। और सी में कितना पता है आपको, 12 कंकड़ रखने की क्षमता है। तो एक सी में 12 कंकड़ रखने की क्षमता है, तो 2 सी में कितना होगा, 2 × 12, मतलब टोटल 24 सी का आप यूज करोगे तो आपका यह गड्ढा क्या होगा, फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए, मान लीजिए इस गड्ढे को केवल ए और बी के उपयोग से भरा जाना है, तो यदि कप बी का उपयोग 2 बार किया जाता है तो कप ए का उपयोग कितनी बार किया जाएगा। पहला पॉइंट किस लिए दिया गया था कि आपको ये पता चल जाए कि गड्ढे को भरने के लिए कितना कंकड़ चाहिए। तो गड्ढे को भरने के लिए हमको कितनी चाहिए, 24 कंकड़ चाहिए। 24 कैसे निकाला हमने, क्योंकि इसको फिल करने के लिए सी का 2 बार उपयोग किया जाता है और एक सी में 12 कंकड़ रखने की क्षमता है, 2 × 12 24 कंकड़ इसमें हो जाएंगे, इससे गड्ढा भर जाएगा हमारा। अब कह रहा है कि गड्ढे को ए और बी के उपयोग से भरा जाना है, ए और बी दोनों को उपयोग से भरा जाना है। तो जब दोनों को उपयोग से आपको भरना ही है गड्ढे को, तो कितने कंकड़ लगेंगे, 24, क्योंकि हमको पता चल गया कि गड्ढे को भरने के लिए 24 चाहिए, बट यूज हमें ए और बी का करना है। अब कह रहा है कि यदि कप बी का उपयोग 2 बार किया जाता है, कप बी का अगर बी को 2 बार यूज करोगे तो कितने कंकड़ हो जाएंगे, एक बी में कितने हैं, 6 कंकड़ हैं, एक बी में कितने हैं, 6 कंकड़ हैं, तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12। मतलब बी का 2 बार यूज करने से हमारे पास 12 कंकड़ मिल गए और टोटल हमको 24 चाहिए। तो अभी भी कि हमको हमारे पास कितने की कमी है, 24 - 12, ये कितने हो जाएंगे, 12। मतलब बी का 2 बार यूज करने के बाद हमारे पास उस गड्ढे को भरने के लिए कितने कंकड़ की कमी है, 12 कंकड़ों की अभी भी कमी है, 12 कंकड़ की कमी। अब हमारे पास कौन सा बच गया, ए बच गया। तो ए की क्षमता कितनी है, ए में 4 कंकड़ रखने की क्षमता है, मतलब एक ए से अगर यूज करते हो तो 4 कंकड़ रख सकते हो। टोटल हमारे पास 12 कंकड़ की जरूरत है, तो कितना होगा, 12/4 = 3, मतलब 3 ए की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक के जो ए कंटेनर हमारा है वैसे में 3 कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। मतलब ए का उपयोग हमको कितनी बार उपयोग करना पड़ेगा, 3 बार उपयोग करना पड़ेगा, ये तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ फटाफट कैसे मैंने किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये निकाल लिया कि सी का उपयोग
सी का अगर उपयोग करते हैं तो टोटल गड्ढे को भरने के लिए कितने कंकड़ की जरूरत पड़ेगी? 24। ए और बी का दे रखा है, ए और बी को यूज़ करके हमको गड्ढे भरने हैं, तो हमको पता चलेगा कि ए और बी को यूज़ करने के लिए 24 कंकड़ की ज़रूरत पड़ेगी। और बी का ऑलरेडी दे रखा है कि दो मतलब कंटेनर का यूज़ करना पड़ रहा है, 2 बी का यूज़ करना पड़ रहा है उस गड्ढे को भरने के लिए। तो कितना हो जाएगा? टोटल 12, टोटल 24 है, उसमें से 12 हमने निकाल लिया, तो कितना बच गया? 12। और इसी 12 का यूज़ करके हमको ए से भरना है, तो ए में टोटल कितने हैं? 4, तो 12/4 कर देंगे तो 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट वाला सेट जो मैं कराया था, ठीक है, कल की क्लास में, उसमें भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ था। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से। तो चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि 5/1/2 समकोणों का मान कितना होगा? 5/1/2 समकोण का मतलब 5/1/2 का मतलब क्या हुआ? पहले इसका मतलब समझिए, 5 दूनी 10 1 11/2, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, 5/1/2 का मतलब 11/2। और मैंने आपको बता रखा है कि एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एक समकोण में 90 डिग्री होता है। तो 11/2 समकोण में कितना होगा? सिंपल, मैंने बताया कि किसी भी चीज़ का एक चीज़ की वैल्यू आपको पता है तो नेक्स्ट आपसे पूछे कितना होगा, तो 11/2 समकोण आप सिंपल क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो 11/2 गुणे 90। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 45 90, 11 गुणे 45, आपका आंसर हो जाएगा 11×5 = 55, 11×4 = 44 और 5 49, 495 डिग्री। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 495। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, रिवीजन करा देता हूँ इसका। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको बस ये पता होना चाहिए ना कि एक समकोण में कितना, जैसे समकोण तो आपको सभी लोगों को आई थिंक पता ही होगा, क्योंकि जैसे क्या होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पता होगा, तो समकोण त्रिभुज पे ही लगता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम समकोण किसी भी चीज़ को किसको बोलते हैं? जिसका एंगल क्या होता है? एक एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो उसी को हम बोलते हैं समकोण, राइट एंगल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस ये फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला नहीं, मतलब सिंपल सा, एक समकोण में कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो आपका 11/2, 11/2 कहाँ से आया? 5/1/2 को 11/2 लिख सकते हैं। 11/2 समकोण में कितना हुआ? 11/2 गुणे 90 और इतना हो जाएगा 11 गुणे 45, आपका 495। बहुत प्यारी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं भी चीज़ ना, ये इसको हम बोलते हैं एक एक नियम। एक एक नियम कैसे इसको सॉल्व करते हैं? मैं बोलता हूँ कि दो पेन का जो प्राइस है 12 रुपये है। ठीक है, 12 रुपीज़ है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 6 पेन का प्राइस कितना होगा, तो आपको सिंपल मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। लिखिए कि दो, जितने पेन का भी प्राइस दे रखा है, जिस भी चीज़ का कुछ भी वैल्यू दे रखा है उसको आप लिखिए। यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि 2 पेन का प्राइस 12 रुपये दे रखा है, तो 6 पेन का कितना होगा? तो आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद क्या करना है? ऐसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 12 गुणे 6, और बटे में क्या करोगे? ये नीचे वाला जो बचा था ना, ये इसको आप क्या करोगे? नीचे लेके आ जाओगे। ठीक है, 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 6 मतलब 36। ठीक है, तो ये आप तरीका हमेशा दिमाग में रखिए। वैसे ही मैंने किया था, एक समकोण में यहाँ पर लिखा था कुछ वैल्यू है, तो आपको दे दिया था 5/1/2 समकोण में कितना होगा, तो आपने कैलकुलेट कर लिया एक एक नियम से। ठीक है, इसको हम एक एक नियम बोलते हैं, यूनिटरी लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे हमने कैलकुलेट करते हैं इस चीज़ को। तो आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी सब्जेक्ट की क्लासेस डेली होती रहती हैं डिजिटल जी के क्लासेस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।